हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का जो 30 मिनट सुपर रिवीजन सीरीज लेकर हम चल रहे हैं, उसमें आज एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर मैं आपके सामने आया हूं और वो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बेहद खास चैप्टर। और इसके पॉइंट्स, इसका सारांश, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज हम 30 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर के कुछ बुलेट पॉइंट्स को रिवाइज करें और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखें। आप भी जरूर जांच परख करिए कि कितने आप सही कर पा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपसे मिस हो रहे थे। इसके पहले के चैप्टर्स के सारे 30 मिनट रिवीजन सीरीज अवेलेबल हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही हैं। जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारा अध्ययन यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन या कूपन कोड के। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज, जो आपके 2023 के एग्जाम के लिए बेहद खास है और सभी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारांश हम करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सबसे जरूरी चीज यही आपका, तो 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, तो ये तीन चीज आप ध्यान रखिएगा। हरिहर और बुक्का, 1336 ईस्वी इसकी ईयर होगी। ठीक है, अच्छा जी। उत्थान और विकास की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में संगम राजवंश, सुलू राजवंश और तुलु राजवंश तथा अराविदु राजवंश ने शासन किया। यह बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से राजवंश, बहुत छोटे छोटे समय के लिए ही, लेकिन संगम राजवंश, सलू राजवंश, तलु राजवंश या तुलु कहते हैं, और अराविदु, ये 4 प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था। या आप कह सकते हैं कि जैसे दिल्ली सल्तनत में आपने देखा था ना कि इसमें स्लेव डायनेस्टी यानी दास वंश चला, खिलजी वंश चला, तुगलक वंश चला, लोधी वंश चला, ऐसे ही यहां पर संगम राजवंश, सुलू राजवंश, तुलु राजवंश और अराविदु राजवंश 4 प्रमुख राजवंश थे। संगम राजवंश के निम्नलिखित शासकों ने विजयनगर में शासन किया। हरिहर प्रथम, इन्होंने 1336 से 1356 तक शासन किया। बुक्का 1356 से 1377 तक शासन किया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक शासन किया। विरूपाक्ष प्रथम, फिर बुक्का द्वितीय, ये 2 लोगों ने शासन किया। देवराय प्रथम 1406 से 1422। तो देखिए, जो प्रमुख शासक थे हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम, ये कुछ प्रमुख शासक थे। फिर रामचंद्र आए 1422 से 1430 तक। फिर देवराय द्वितीय आए 1430 से 1446 तक। फिर विजय मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष, ये सब संगम राजवंश के, ध्यान रखिए। विजय मल्लिकार्जुन, फिर विरूपाक्ष द्वितीय और प्रोधा देवराय, जो 2, 3, 4 आपने शासक देखे थे, संगम राजवंश, तुलु, शुलु और अराविदु। तो उसमें जो संगम राजवंश था वो 1336 से 1486 ईस्वी तक चला था। और इसमें ये 2-3 प्रमुख राज, हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए थे। तो आपको थोड़ा सा ये बस रहना चाहिए ना, सुना सुना सा लगे ना, सुना सुना ना लगे, बहुत रटना इसमें नहीं है। सुलू राजवंश की बात करें तो इन्होंने जो नरसिंह सिलू 1486 से 1505 तक चला था। तिम्मा, ये इंपॉर्टेंट रूप से 1486 से 1505 तक में ये 2 महत्वपूर्ण शासक थे, नरसिंह सिलू और तिम्मा। ठीक है, इसके बाद तुलु राजवंश, यहां पर 1505 में वीर सिंह ने विजयनगर में तुलु राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, और बाद कृष्णदेव राय, ये जो प्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शासक आएंगे वो कृष्णदेव राय आएंगे। ये पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं। देखिए, हरिहर और बुक्का ने तो स्थापना की, बात ठीक है। हरिहर और बुक्का पहले कन्वर्टेड मुस्लिम हो गए थे, फिर बाद में फिर हिंदू हुए थे, फिर उन्होंने स्थापना की। लेकिन जो कृष्णदेव राय हैं, सबसे मजबूत, शक्तिशाली, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन टेरिटरी का किया और अपने विजयनगर साम्राज्य को बिल्कुल अक्षुण्ण रखा, बचा के रखा, बिल्कुल किसी को घुसने नहीं दिया। तो इन्होंने 1509 में विजयनगर के राज सिंहासन पर आसीन हुए। वे विजयनगर के महानतम शासक था। उसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठ युग माना जाता है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि सबसे इंपॉर्टेंट राजा या सबसे श्रेष्ठतम राजा कौन था, तो कृष्णदेव राय आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय ने और किस शासन में? तुलु राजवंश। कृष्णदेव राय ने 1512 में रायचूर के किले तथा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पर अधिकार किया। 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को परास्त किया। बीजापुर से बहुत दुश्मनी चलती थी। तो उस समय विजयनगर की हालत ना आज के इजराइल जैसी थी। जैसे आज के इजराइल पूरा दुश्मनों से घिरा रहता है, ऐसे ही उस समय था, ये दुश्मनों से घिरा रहता था। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ बनाया, प्रांतीय नायक और अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। कृष्णदेव राय ने राज व्यवस्था का तेलुगु भाषा में अमुक्त मलयद नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त 2 संस्कृत काव्य ग्रंथों की भी रचना की थी। तो ये चीजें भी इनके बैनर में आप नोट कर लेंगे। ठीक है,
कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी और उसे सहस्त्र स्तंभों वाले मंडप और गोपुरम का निर्माण कराया था। गोपुरम क्या होते थे पहले ही बताया था। जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर के बाहर जो है एक अगर आप बाहर आएंगे तो एक बड़ा ऐसा गेट हुआ करता था, बड़ा बड़ा, और ये गोपुरम कहलाता था। और ये जितना भव्य गोपुरम होता था उतना शक्तिशाली और समृद्धशाली शासन माना जाता था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई थी। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी और विजयनगर का पतन की बात करें तो कृष्णदेव राय के बाद उनका भाई अच्युत राय विजयनगर सिंहासन पर आसीन हुआ। उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय विजयनगर के सिंहासन पर आसीन हुआ। तो कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय और सदाशिव राय का नाम ध्यान रखिएगा। यह दोनों उत्तराधिकारी अयोग्य थे और 1565 में तालीकोट के युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ये तीनों दुश्मन हुआ करते थे और बीदर की सेनाओं ने मिलकर विजयनगर को परास्त किया था। तो 1565 का तालीकोट का युद्ध बहुत प्रमुख माना जाता है। और जैसे मैंने बताया कि इजराइल में जैसे चारों तरफ से दुश्मन घिरे हुए हैं, ऐसे ही वहां पर इन सभी ने मिलकर विजयनगर के शासन को हरा दिया। हम्पी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जब विजयनगर की बात होती है तो हम्पी की चर्चा आती है। वहां का प्रमुख शहर जो आज भी बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक माना जाता है, वहां के जो विरूपाक्ष मंदिर और कई रथों वाले मंदिर, इस तरह के कई चीजें मिली हैं जो बहुत फेमस हैं। हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य वर्ष 1800 ईस्वी में एक अभियंता या इंजीनियर जो थे और पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। क्वेश्चन पूछता है कि किस पुरातत्वविद ने हम्पी की खोज की, तो कॉलिन मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। वहां पर दो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर, तो जो पंपा देवी है वहीं से ये हम्पी नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। हम्पी की खोज में अभिलेखकर्ताओं ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। 1836 से ही यहां पर हम्पी के अन्य मंदिरों से दर्जनों अभिलेखों का संग्रह करना शुरू कर दिया था। 1876 में जेएफ फ्लीट ने पुरास्थल के मंदिरों की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन प्रारंभ कर दिया था। तो फ्लीट, मैकेंजी, इन लोगों का महत्वपूर्ण नाम आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1902 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ के भग्नावशेषों का संरक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। 1986 में यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल का घोषित किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब? 1986। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। हम्पी को वहां ये स्थान प्राप्त हुआ है। विजयनगर की राजधानी और उसके परिप्रदेशों की बात करें तो मध्यकाल की अधिकांश राजधानियों की भांति विजयनगर की संरचना में भी विशिष्ट भौतिक रूपरेखा दृष्टिगोचर होती है। बहुत अनोखा वहां पर देखा जाता है रूपरेखा उस राज्य की। फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक का मानना था कि उसने दुनिया के जितने भी नगरों को देखा है या जितने भी नगरों के बारे में सुना है, उसमें से विजयनगर सबसे अधिक शानदार नगरों में से एक था। तो ये विजयनगर के बारे में प्रचलित था। जल संपदा और जलापूर्ति की बात करें तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड है। तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इसके आसपास का भूदृश्य सुंदर ग्रेनाइट की पहाड़ियों से आच्छादित है। शहर को चारों ओर से करधनी के समान घिरे हुए प्रतीत होता है। तो बहुत सुंदर तुंगभद्रा नदी के किनारे और पूरा पहाड़ियों से घिरा ये जगह है, तो बहुत ये सुंदर माना जाता है। और चूंकि जल वहां पर बहुत अच्छे से मौजूद था, जल संपदाएं मौजूद थी, तो इसलिए वो राज्य बहुत समृद्ध हुआ करता था। विजयनगर में जल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पहाड़ियों से निकलने वाली लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज अर्थात जलाशयों का निर्माण किया गया था। हौज बोलते हैं जल संग्रह करने वाले जगहों को, तो बहुत सारे हौज बनाए गए थे जहां जल को संग्रह किया जा सके। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वहां की थी किलेबंदी, इसके अलावा सड़कें, किलेबंद कृषि क्षेत्र। वहां पर कृषि क्षेत्र को भी किले के अंदर रख दिया जाता था कि बाहर से कोई आक्रमण हो तो कृषि की खेत भी हमारे अंदर रहे, हम बहुत दिनों तक खा सकें। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक ने अब्दुल रज्जाक को एक राजदूत के रूप में कालीकट भेजा था। ठीक है, यहाँ राजदूत अपनी किलेबंदी को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ की किलेबंदी को देखकर, किलेबंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि केवल शहर नहीं बल्कि जो कृषि क्षेत्र था वो भी किले के अंदर ही था, ताकि बाहर से कोई दुश्मन सोचे कि हम कृषि क्षेत्रों पर कब्जा करके इनको बाहर निकाल लेंगे, वह नहीं हो पाता था। किलेबंद बस्ती में प्रवेश करने के लिए पूर्णतः सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए गए थे। ये प्रवेश द्वार स्थापत्य कला के विशिष्ट नमूने थे। शहर के अंदर जाने के लिए और वहां से बाहर निकलने के लिए सड़कों का अच्छा निर्माण किया गया था। शहरी केंद्र की बात करें तो विजयनगर के शहरी केंद्र में सामान्य लोगों के आवासों के पुरातात्विक साक्ष्य कम मिले हुए हैं। प्राप्त विवरण से ज्ञात होता है कि विजयनगर के शहरी केंद्र में सामान्य लोग छप्पर वाले घरों में रहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां का शाही केंद्र था, और शाही केंद्र जो होता था वहां पर क्या होता था कि जो राजा का महल था उसके आसपास मंदिर, चबूतरे और पूरा इसको बोलते हैं ना रॉयल पैलेस और रॉयल इलाका जो होता है, जैसे आज के भारत का लुटियंस जोन है, वैसा होता था। विजयनगर का शाही केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में होता था। इसे शाही केंद्र कहते थे और इसमें 60 से अधिक मंदिर भी होते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है। महानवमी डिब्बा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज वहां से मिली है। शाही केंद्र के अंत क्षेत्र में सबसे विशाल संरचना राजा का भवन है। इस संरचना में 2 सर्वाधिक मंच हैं, जिनमें सभा मंडप और महानवमी डिब्बा माना जाता है। एक ऐसा मंच या स्टेज जैसा मिला है जहां पर आप ये मानते हैं कि इस पर ऊपर टेंट वगैरह लगा के या इसमें व्यवस्था करके बहुत महानवमी का त्यौहार या कोई इस तरह का त्यौहार मनाया जाता होगा, ऐसी चीज वहां मिली है। महानवमी डिब्बा का निर्माण शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर किया गया है। इस संरचना से जुड़ा एक वार्षिक राजकीय अनुष्ठान होता था। ऐसा माना जाता है कि साल में एक बार कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ हुआ होता होगा, सितंबर अक्टूबर के शरद मास में आयोजित होता होगा और 10 दिनों तक चलता था, इसलिए इसे महानवमी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि शायद दशहरे का त्यौहार हो या महानवमी का त्यौहार हो, तो ये 10 दिन का अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा होगा, इसलिए उसे महानवमी डिब्बा कहा गया है। शाही केंद्र में कुछ और भवन हैं, जैसे सुंदर महल में से एक कमल महल है, वो भी वहां पर पाया गया है। ठीक है, तो शाही केंद्र में जो कमल भवन है, ये बहुत प्रमुख रूप से देखा जाता है कि कमल महल मिला हुआ है। यह नाम अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में दिया था। हजार राम मंदिर भी शाही केंद्र में पाया गया है और बहुत ही आकर्षक मंदिर इसे माना जाता है। इसका उपयोग संभवतः राजा और राज परिवार के लोग किया करते थे। शाही केंद्र में कमल महल के नजदीक ही हाथियों का अस्तबल स्थित था, जो इंडो इस्लामी स्थापत्य कला का बड़ा महत्वपूर्ण नमूना था। तो ये भी चीज यहां से देखी गई है। धार्मिक केंद्रों में गोपुरम और मंडप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो जो भी दक्षिण भारत के मंदिर है वहां पर ये चीज देखी गई है, गोपुरम की, मंडप की। तो मंडप वो होते थे या गर्भगृह होते थे जहां पर मूर्ति होती थी, गोपुरम आने वाला गेट होता था। तो मंदिर स्थापत्य से संबंधित कई विशाल संरचनाएं प्रकाश में आई। इन संरचनाओं में राय गोपुरम या राजकीय प्रवेश द्वार, जिसको बोलते हैं रॉयल एंट्री गेट, है ना, ये उल्लेखनीय है, जो राजकीय सत्ता के प्रतीक थे। राजकीय सत्ता का प्रतीक मतलब जितना अच्छा गोपुरम, जितना भव्य गोपुरम होता था, मानते थे कि उतना बेहतर या उतना समृद्ध वो शासनकाल होगा। ये गोपुरम स्थापत्य कला के बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण नमूने थे। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर, ये वहां का सबसे फेमस मंदिर वहां पाया गया है। तो अभिलेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि विरूपाक्ष मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसका बहुत विस्तार हुआ। मुख्य मंदिर के सामने बने मंडप का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में कराया था और इस मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने कराया था। तो कृष्णदेव राय से संबंधित है। कृष्णदेव राय सबसे समृद्धशाली राजा था ही और उसी के शासन काल में ये विरूपाक्ष मंदिर का भी एक तरह से कह सकते हैं आप विकास हुआ। तो यानी उसका धार्मिक निर्माण और धार्मिक उत्थान में भी बहुत रुचि रहा करती थी। विट्ठल मंदिर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है वहां उस समय के मराठा और बाकी साम्राज्यों के साथ जो सामंजस्य था उसको भी बताता है। यहाँ का दूसरा प्रमुख देवस्थल विट्ठल मंदिर है और प्रमुख देवता विट्ठल है। विट्ठल कृष्ण या विष्णु के अवतार, मतलब उसके स्वरूप माने जाते हैं, भगवान विष्णु का ही रूप उनको माना जाता है। विजयनगर की देन की बात करें तो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसका महत्व इस तथ्य से निहित है कि उसके दक्षिण भारत में हिंदू धर्म, सभ्यता और समाज को एक लंबे समय तक सुरक्षित और पल्लवित होने देने में सफलता प्राप्त की। तो विजयनगर की देन हिंदू धर्म को ज्यादा जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म को उसने संरक्षित किया, पढ़ाया, बनाया, ऊपर बिठाया और जो राजकीय व्यवस्थाएं थी वो भी बहुत उन्नतशील उन्होंने प्रस्तुत की। विजयनगर साम्राज्य की देन को अगर हम देखें तो आर्थिक संपन्नता यानी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहां पर बहुत थी। करों की व्यवस्था, उत्पादन, कृषि, सब कुछ बहुत बढ़िया होता था। धार्मिक सहिष्णुता रहती थी, किसी धर्म के प्रति कट्टरता या भेदभाव या कोई इस तरह का एक कह सकते हैं आपकी जिसको कहते हैं ना कि असहिष्णुता नहीं देखी गई। कला के क्षेत्र में देन विरूपाक्ष मंदिर, है ना, महानवमी डब्बा, विट्ठल मंदिर, हम्पी, ये सारी पंपा देवी मंदिर, ये सारी चीजें थी। कला के अलावा इसके अलावा भी जैसे आप वहां पे हौजों को बनाना, जल कुंडों को बनाना, ये सारी चीजें देखी गई हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देखे गए हैं। अब एक कालक्रम जरूर आप देख लीजिए विजयनगर एम्पायर का। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। 1336 से 1486 ईस्वी में विजयनगर में संगम वंश का शासन चला, जिसमें हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, इस तरह के शासक आए। 1486 में विजयनगर में नरसिंह सलू द्वारा सुलू वंश की स्थापना की गई। फिर 1486 से 1505 तक सुलू वंश का शासनकाल रहा। 1505 से 1570 तक विजयनगर में तुलु वंश का शासन रहा। तो सुलू तुलु, ठीक है, संगम सुलू तुलु। 1509 में विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय का सिंहासन रोहण हुआ और राजा कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक चला था। ये बहुत ध्यान में रख लीजिएगा, 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय। 1512 में कृष्णदेव राय द्वारा रायचूर के किले और कृष्णा तुंगभद्रा द्वार पर अधिकार कर लिया गया। 1514 में कृष्णदेव राय द्वारा वारंगल और उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त कर ली गई और 1520 में बीजापुर का सुल्तान इनके द्वारा पराजित हुआ। तो इस तरह कृष्णदेव राय जो है वो बहुत ही प्रमुख राजा या बहुत ही शक्तिशाली राजा या सबसे जिसको कह सकते हैं ना कि सबसे बेहतरीन राजा विजयनगर साम्राज्य के साबित हो रहे थे।
1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ, जिसमें 2-3 सुल्तानों ने मिलकर और जो एक अयोग्य उत्तराधिकारी बैठे हुए थे विजयनगर में, उनको हरा दिया। 1554 में कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ और 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई। उन्होंने ही फिर हम्पी को खोजा। 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल भी कॉलिन मैकेंजी बन गए थे। ठीक है। 1821 में कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु हो गई। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रैनिलो ने हम्पी भग्नावशेष को पहले विस्तृत चित्र लिए। 1876 में पुरालेखवेता जेएफ फ्लीट ने पुरास्थल के मंदिर की दीवारों के अभिलेख का प्रलेखन प्रारंभ किया। तो फ्लीट ने क्या किया, मैकेंजी ने सबसे पहले यात्रा की, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर ग्रैनिलो ने चित्र दिखाए और फिर फ्लीट ने जो दीवारों के एक तरह से अभिलेख थे वो दिखाए। 1902 में जॉन मार्शल ने हम्पी के भग्नावशेषों का संरक्षण कार्य, उसको बचाने का काम शुरू किया और 1906 में भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी नगर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया। तो आज के कर्नाटक में है हम्पी, या आज के कर्नाटक में विजयनगर के अवशेष हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक बात। तो ये कुछ आपको कालक्रम जरूर ध्यान रखने हैं। कुछ शब्दावलियां जो आपको ध्यान रख लेनी इस चैप्टर से। तो हम्पी जो है आधुनिक कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। कर्नाटक साम्राज्यमु यहां इस्तेमाल होता है इस चैप्टर में। तो जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं आज के लोग उसे कर्नाटक साम्राज्यमु का संबोधित करते हैं नाम लेकर। कॉलिन मैकेंजी जो थे भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे और गजपति एक नाम इस चैप्टर में आया है। तो गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली राजवंश का यही नाम हुआ करता था। तो गजपति बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नाम आया है। यवन कहते थे तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है जो यूनानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विरूपाक्ष भगवान शिव के रूप में माने जाते थे। अभिलेखीय साक्ष्यों से पता चलता है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। पंपा देवी हम्पी की स्थानीय मातृ देवी थी, वहां की जो लोकल डाइटी थी। हिंदू सूरत राणा, यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान का संस्कृत अनुवाद है, इसका मतलब होता था हिंदू सुल्तान। अब आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं। तो ये मैंने एक चैप्टर को समराइज किया आपके लिए। कृष्णदेवराय को ठीक से पढ़ के जाइएगा। पहला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336, 1356, 1363, 1376। सही जवाब आ जाएगा 1336। विजयनगर पर सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया? अराविदु, तुलु, शुलु, संगम। तो सबसे पहले संगम डायनेस्टी। और कौन इसमें नाम याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का, दोनों भाई थे। ठीक है ना, हरिहर एवं बुक्का। चलिए अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णदेवराय, हरिहर, अच्युत, तिरुमाल। सही जवाब हो जाएगा हरिहर प्रथम। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन रहा? हरिहर प्रथम, बुक्का, कृष्णदेवराय, सदाशिव। तो जाहिर सी बात है कृष्णदेवराय सर्वाधिक 1509 से 1529। राजा कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? संगम, शलु, अरावली, तुलु। सही जवाब हो जाएगा तुलु राजवंश से। तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1556, 1565, 1576। सही जवाब आ जाएगा 1565। भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे? कॉलिन मैकेंजी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर ग्रैनिलो, जेएम फ्लीट। सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी नगर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1800, 1902, 1976, 1886। सही जवाब हो जाएगा 1986। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? श्रीकलाहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में, भद्राचलम में। तो ये कहां है? हम्पी में। ठीक है, यहीं पर विरूपाक्ष के साथ विट्ठल मंदिर और पंपा देवी मंदिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन सी नदी नजदीक में? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी यहां सबसे फेमस मानी जाती है। और किस राज्य में है? कर्नाटक। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल में मान्यता कब मिली? 73, 74, 75, 76। सही जवाब आ जाएगा 1976 में नेशनल इंपॉर्टेंस का साइट माना गया इसको। तो ये था आपका विजयनगर एक साम्राज्य से संबंधित सुपर रिवीजन सीरीज। आई होप कि इसके महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। कोई डाउट, कंफ्यूजन, परेशानी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस चैप्टर को डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके सारे टॉपिक भी कर चुके हैं, एमसीक्यू, एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर चुके हैं। इसको देखते रहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब मंच या मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप, वहां से आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सब कुछ पढ़ सकते हैं। वीडियो को के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स के लिंक है और नोट्स ऑर्डर करने की भी सुविधा है। आप हिंदी मीडियम में नोट्स ऑर्डर करके भी पढ़ सकते हैं। जो सोशल मीडिया हैंडल्स है मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको फॉलो करते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सुपर रिवीजन सीरीज के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।